ठंड में किचन देवरानी के नाम, डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम। सर्दियों का मौसम था। सुबह के 8 बज रहे थे और रोज की तरह आज भी गीतिका रसोई में रात के बर्तन साफ कर रही थी। बर्तन साफ करते हुए उसके हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं। तब गीतिका अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतना ठंडा पानी है, सारे हाथ ही ठंडे हो गए हैं। मुझे अकेले ही सारे बर्तन धोने पड़ते हैं, मैं तो परेशान हो गई। तभी गीतिका की सास उसके पास आकर कहती है, गीतिका बहू, इस ठंड में तो सुबह सुबह बड़ी ही मुश्किल से उठा जाता है। अब जरा तू 2 कप चाय दे दे मुझे और तेरे ससुर जी को, थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ माँ जी, बस बर्तन धुल ही गए हैं, मैं आप दोनों को चाय लाकर ही दे रही हूँ। वंदना गीतिका की बात सुनकर वहां से चली जाती है। गीतिका बर्तन धोती है, उसके बाद चाय बनाती है और चाय और ब्रेड लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। उसके सास ससुर चाय और ब्रेड खाने लगते हैं। तभी गीतिका कहती है, माँ जी, मैं सुमन दीदी को भी जगह देती हूँ, साथ में वो भी चाय पी लेंगी। अरे नहीं नहीं बहू, उसे अभी सोने दे, जब सारा काम खत्म हो जाएगा तब उसे जगाना, वरना जल्दी जागने पर वो गुस्सा करती है। गीतिका वंदना की बात सुनकर अपने मन में कहती है, हे भगवान, कैसा परिवार मिला है मुझे। सारे के सारे लोग बस हुक्म जताते रहते हैं, कोई भी मेरी किसी काम में मदद नहीं करता। गीतिका अपने मन में ऐसा सोच ही रही थी कि तभी गीतिका का पति विशाल और उसका देवर शिवम भी वहां आ जाते हैं। अब गीतिका रसोई में जाकर उन दोनों के लिए भी चाय और ब्रेड लेकर आती है। उसके बाद शिवम कहता है, भाभी, आज आप खाने में क्या बना रही हो? देवर जी, सोच रही हूँ कि दाल चावल के साथ आलू और भुट्टे की सब्जी बना लूं और रोटियां बना लूंगी। ओहो भाभी, आप रोज इतना सिंपल खाना बना लेती हो, कभी तो कुछ अच्छा बनाया करो। आज छोले और पूड़ी बना लो, मैं खाने में भी खा लूंगा और लंच में भी ले जाऊंगा। गीतिका, जब शिवम छोले पूड़ी बनाने के लिए कह ही रहा है तो तुम बना लो, मैं भी खा लूंगा। ठीक है जी, मैं बना लेती हूँ। अब गीतिका रसोई में जाती है और सबसे पहले वो छोले का मसाला पीसती है, फिर छोले की सब्जी बनाती है और आटा गूंथकर वो ढेर सारी पूड़ियां भी बनाती है। गीतिका का खाना बन चुका था। तभी सुमन भी अपने कमरे से उठकर आती है और कहती है, भाभी, रसोई से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जल्दी से खाना लगा दो और मेरा लंच भी पैक कर दो, मुझे कॉलेज जाना है। हाँ हाँ सुमन दीदी, मैं अभी आपका लंच पैक कर देती हूँ। तभी बाकी सभी लोग भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। गीतिका सभी लोगों के लिए खाना परोसती है। सभी खाना खाते हैं। तब शिवम कहता है, अरे भाभी, आज तो आपने बहुत ही अच्छी छोले पूड़ी बनाई है, मेरे लंच बॉक्स में 2 पूड़ियां ज्यादा ही रख देना। सभी के खाना खाने के बाद गीतिका रसोई में जाती है और अपने पति देवर और नंद का लंच बॉक्स पैक करके दे देती है। गीतिका की नंद कॉलेज चली जाती है और पति और देवर ऑफिस चले जाते हैं। अब मुझे बहुत ठंड लग रही है, ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर धूप में जाकर बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। यही सोचकर गीतिका छत पर जाती है और धूप में कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। उसे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी उसकी सास वहां आती है और कहती है, अरे गीतिका, तू कितनी देर से धूप में बैठी है? ऐसा लग रहा है कि सारी ठंड तुझे ही लग रही है। सारे बर्तन रसोई में पड़े हुए, कितनी बार कहा है कि रसोई में जूठे बर्तन मत छोड़ा कर। जी माँ जी, मैं अभी जाकर उन्हें धो लेती हूँ। अच्छा सुन, रसोई में जा रही तो अपने ससुर जी और मेरी चाय भी बना लेना, ठंड में तो बार बार चाय पीने का मन करता है। अब गीतिका रसोई में जाती है और बर्तन धोते हुए अपने आप से कहती है, इतने सारे बर्तन धोने पड़ते हैं मुझे दोनों टाइम, ऊपर से माँ बाबूजी की फरमाइशें अलग। मैं तो इस ठंड में काम कर करके परेशान हो गई हूँ। बर्तन धोने के बाद गीतिका अपने सास ससुर के लिए चाय बनाती है और फिर उन्हें ले जाकर देती है। तब गीतिका के ससुर जी चाय पीते हुए कहते हैं, अरे गीतिका बहू, ठंड को आए जमाना बीत गया, लेकिन तुमने एक भी बार मक्के की रोटी और सरसों का साग नहीं बनाया। अरे भाई, परंपराएं भी कोई चीज होती है। आज रात को खाने में मक्के की रोटी और सरसों का साग बना देना। ठीक है पिताजी, मैं बना लूंगी। ऐसा कहकर गीतिका घर के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और खाना बनाने का समय हो जाता है। गीतिका रसोई में जाती है और मक्के की रोटी के लिए आटा गूंथती है और सरसों का साग काटते हुए अपने आप से कहती है, ठंड का मजा तो सिर्फ ये लोग ले रहे हैं, मुझे तो मिल रही है सिर्फ और सिर्फ सजा। सुबह शाम इस रसोई में रह रहकर तो मैं परेशान हो गई हूँ। ऐसा लगता है कि इस रसोई के अलावा मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। यही सोचते हुए गीतिका सारा खाना बना लेती है और रात को सभी लोगों को खाना लगा देती है। तभी गीतिका की नंद सुमन मक्के की रोटी और सरसों का साग देखकर मुंह बनाते हुए कहते हैं, क्या भाभी, आपने पुराने जमाने का खाना बनाकर रख दिया? मतलब मक्के की रोटी और सरसों का साग कौन खाता है? सुमन, आज पिताजी ने यही बनाने को कहा था तो मैंने बना लिया। हाँ तो भाभी, आपको सिर्फ पिताजी के लिए बनाना चाहिए था, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। मुझे तो आप मैगी बनाकर दे दो, मैं वही खा लूंगी। अब गीतिका रसोई में जाती है और सुमन के लिए मैगी बनाकर लाती है और सुमन को दे देती है। तब सुमन कहती है, भाभी, आज तो मैं मैगी खाकर काम चला लेती हूँ, लेकिन कल आप मेरी पसंद का खाना आलू मटर की सब्जी और कुलचा बना लेना। वैसे भी आलू मटर की सब्जी और कुलचा खाए काफी दिन हो गया है।
सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद गीतिका फिर से रसोई में जाकर साफ सफाई करती है और बर्तन धोती है। ऐसी समय बीत रहा था। गीतिका सुबह उठती और घर की साफ सफाई करती, बर्तन धोती और ठंड में घर का सारा काम करती और सभी लोगों की पसंद का खाना बनाती। एक दिन गीतिका की सास से मिलने पड़ोसन आशा आती है। तब गीतिका की सास उसे आवाज देकर कहती है, अरे गीतिका बहू, जरा हम लोगों के लिए चाय और नाश्ता बना ले। जी माँ जी। ऐसा कहकर गीतिका रसोई में जाती है और पकौड़े के लिए बेसन का घोल तैयार करती है और एक तरफ चाय चढ़ाती है। फिर वो पकौड़े तलते हुए अपने आप से कहती है, पता नहीं मुझे मेरे जीवन में सुख की 2 रोटी कब खाने को मिलेगी। मुझे तो लगता है कि इन लोगों का काम करते करते ही मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। गीतिका नाश्ता बनाकर हॉल में लाती है और उन सभी को देती है। तभी आशा वंदना से कहती है, अरे वंदना बहन, अब तुम्हारा दूसरा बेटा भी तो शादी के लायक हो गया। अगर उसकी शादी करना हो तो बताओ। एक बहुत अच्छी लड़की है, कंचन, पढ़ी लिखी और घर के सारे कामकाज में एक्सपर्ट है और दिखने में भी बड़ी सुंदर है। कहो तो बात चलाती हूँ। अरे आशा, इसमें पूछने की क्या बात है। मुझे तो अपने छोटे बेटे की शादी करनी है। अगर लड़की अच्छी है तो फिर बात चला। ये सुनकर गीतिका बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, चलो अच्छा है, अब देवरानी जी आएंगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। 2 दिन बीत जाते हैं। फिर आशा वंदना के घर आती है और कहती है, मैंने तुझे उस लड़की के बारे में बताया था। मैंने उसके घर में बात कर ली है। ये रही इसकी फोटो। कल संडे है, तुम सभी लोग जाकर उसे देखो। हाँ हाँ आशा। वंदना आशा से फोटो लेकर सभी लोगों को दिखाती है। सभी लोगों को कंचन बहुत पसंद आती है। शिवम भी कंचन की फोटो देखकर खुश होते हुए कहता है, हाँ आशा आंटी सही कहती है। हमें लड़की देखने में देर नहीं करनी चाहिए। कहीं किसी और ने उसे पसंद कर लिया तो। शिवम की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। अगले दिन सभी लोग कंचन को देखने उसके घर जाते हैं। कंचन सभी लोगों को बहुत पसंद आती है और इस तरह कंचन और शिवम की शादी की बात पक्की हो जाती है। देखते ही देखते 2 महीने का समय गुजर जाता है और कंचन दुल्हन बनकर शिवम के घर आ जाती है। गीतिका आरती उतारकर कंचन से कहती है, आओ आओ देवरानी जी, कलश गिराकर अंदर आओ। हमारे घर में आपका स्वागत है। कंचन कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। फिर सभी लोग सोफे पर बैठते हैं। तभी वंदना कहती है, अरे गीतिका बहू, ठंड की वजह से खाना अच्छी तरह खाया नहीं गया। ऐसा कर, तू सभी के लिए पकौड़े बना दे और साथ में गरम गरम चाय भी बना लेना। बहू से बातें भी हो जाएंगी और थोड़ा नाश्ता भी हो जाएगा। जी माँ जी। ऐसा कहकर गीतिका रसोई में चली जाती है और एक तरफ चाय चढ़ाती है और दूसरी तरफ पकौड़े का घोल बनाते हुए अपने मन में सोचती है, कोई बात नहीं माँ जी, आज आप मुझसे चाय और पकौड़े बनवा कर खा लीजिए। कल से तो आपको अपनी छोटी बहू के हाथ का बना खाना खाना है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि रसोई कंचन संभाले और मैं बस बाहर का काम करूं। ऐसा सोचते हुए गीतिका तेल में पकौड़े डालकर छान लेती है और चाय के साथ पकौड़े लेकर हॉल में आती है और सभी के साथ बैठकर गीतिका पकौड़े खाने लगती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह गीतिका अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज तो कंचन की पहली रसोई की रस्म है। मैंने रसोई साफ कर दी है। अब कंचन रसोई में जाकर खाना बना लेगी। गीतिका ऐसा कह ही रही थी कि तभी कंचन तैयार होकर वहां आती है। तभी वंदना कहती है, कंचन बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो तुम ऐसा करो कि रसोई में जाकर अपनी पसंद का खाना बना लो और कुछ मीठा भी बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं बना लेती हूँ। तभी गीतिका के ससुर कहते हैं, अरे गीतिका बहू, कंचन बहू अभी नई है, उसे हमारे घर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम भी रसोई में जाकर उसकी मदद करो। जी पिताजी, चलो कंचन, हम रसोई में चलते हैं। गीतिका कंचन के साथ रसोई में जाती है और उसे रसोई की सारी चीजों के बारे में बताती है। फिर मन ही मन सोचती है, अब क्या देवरानी के आने के बाद भी मुझे रसोई से छुटकारा नहीं मिलेगा। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे रसोई में आना ही ना पड़े। यह सोचकर गीतिका ऊपर से सूजी का डिब्बा उतारती है और जानबूझकर डिब्बे को गिरा देती है। उसके बाद वो मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हे भगवान, सूजी गिर गई। माँ जी देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। कोई बात नहीं भाभी, सूजी मैं उठा देती हूँ। दरअसल कंचन रसोई बहुत छोटी है ना, तो इसमें 2 लोग एक साथ काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए तो हम दोनों में से कोई एक ही रसोई में काम कर सकता है। ऐसा करो कि मैं डाइनिंग टेबल संभालूंगी और तुम रसोई संभाल लेना। जी भाभी, जैसा आपको ठीक लगे। ये सुनकर गीतिका बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने कमरे में जाती है और टीवी चालू करते हुए बेड पर रजाई ओढ़कर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, बड़े दिनों बाद दिन में रजाई में बैठकर टीवी देखने को मिल रहा है, वरना तो मुझे रसोई और डाइनिंग टेबल से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। थोड़ी देर बाद जब खाना बन जाता है तब गीतिका रसोई में आकर कंचन से कहती है, अरे कंचन, खाना बना लिया तुमने? अब तुम डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाओ, खाना मैं लगा देती हूँ। वैसे भी तुम काम करते करते थक गई होगी ना। हाँ भाभी, आप बोल तो सही रही हो। ठीक है, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठती हूँ, आप खाना परोस दो।
अब कंचन डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और गीतिका सभी लोगों को आवाज देकर बुलाती है और फिर खाना परोस देती है। गीतिका और कंचन सभी के साथ खाना खा लेते हैं। खाना खाकर सभी लोग अपने अपने काम से चले जाते हैं। तब गीतिका कहती है, मैं पूरे बर्तन समेट कर अंदर रख देती हूँ और साथ ही डाइनिंग टेबल भी साफ कर देती हूँ, बाकी रसोई का तुम देख लो। ऐसा कहकर गीतिका पूरे बर्तन समेटकर रसोई में ले जाकर सिंक में रख देती है और फिर डाइनिंग टेबल को साफ कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी कंचन रसोई में जाकर ठंडे पानी से बर्तन धोती है और फिर रसोई साफ करती है। वो काफी थक जाती है, फिर अपने आप से कहती है, हे भगवान, इतना काम कर करके और बर्तन साफ करने के बाद तो मैं थक ही गई हूँ। ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर धूप में जाकर बैठ जाती हूँ। ऐसा कहकर कंचन धूप सेकने के लिए छत पर चली जाती है। गीतिका उसे छत पर जाते देख लेती है। वो अपनी सास के पास आकर कहती है, सासू माँ, आपने देखा, मैंने कंचन के साथ रसोई का सारा काम मिलकर करवाया। कंचन ने थोड़ा सा रसोई का काम क्या किया, वो तो थक गई और धूप में जाकर बैठ गई। हाँ बहू, कंचन अभी नई है ना, इसीलिए काम करते हुए थक गई होगी। धीरे धीरे खुद ही घर का सारा काम करेगी। ठीक है माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा। ऐसे कहकर गीतिका अपने कमरे में चली जाती है। शाम हो जाती है। अब गीतिका कंचन के कमरे में जाती है और कहती है, अरे कंचन, तुम भूल गई, अभी सुबह ही हमारी बात हुई थी ना कि रसोई तुम संभाल लेना और डाइनिंग टेबल मैं संभाल लूंगी। तो फिर चलो, खाना बनाने का समय हो गया है, तुम रसोई में जाओ। कंचन बेचारी उठती है और रसोई में चली जाती है। वो सारा खाना बना लेती है। तब तक गीतिका अपने कमरे में आराम करती है। जैसे ही खाना बन जाता है, गीतिका फिर आ जाती है और कंचन से कहती है, कंचन, खाना बन गया है ना, अब तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। कंचन डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। गीतिका सभी का खाना लगा देती है। ये देखकर वंदना कंचन से कहती है, कंचन बहू, गीतिका बहू जब से आई है तब से उसने पूरा घर संभाल रखा है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो तुम भी गीतिका बहू की तरह ही रसोई और घर संभालना सीखना। वैसे माँ, कितना अच्छा लग रहा है ना, आपकी दोनों बहुएं मिलकर रसोई और डाइनिंग टेबल संभाल रही हैं। वैसे कंचन बहू, हमारी गीतिका बहू तो काम में पहले से ही एक्सपर्ट है। इन लोगों की बातें सुनकर कंचन मन ही मन गुस्सा होती है और अपने मन में कहती है, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जेठानी जी मेरे साथ रसोई का काम करवाती हैं, लेकिन जेठानी जी तो सिर्फ डाइनिंग टेबल संभालती हैं। ऐसा लगता है कि रसोई देवरानी के नाम है और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम है। ऐसे कुछ समय गुजरता है और गीतिका हमेशा कंचन को रसोई के काम में लगाकर खुद आराम करती। फिर खाना बनाने के बाद गीतिका जाकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती। एक दिन कंचन खाना बनाने के बाद अपने आप से कहती है, खाना तो मैंने बना लिया, अब जेठानी जी से कह देती हूँ कि वो खाना लगा दे, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। कंचन गीतिका के कमरे के बाहर आती है तो देखती है कि गीतिका फोन पर कह रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने सारा काम अपनी देवरानी के सर पर डालकर रसोई से छुट्टी ली है, वरना मैं सारा दिन बस रसोई में ही लगी रहती थी। लेकिन अब रसोई देवरानी के नाम हो गई है और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम। कंचन अपनी जेठानी की सारी बातें सुन लेती है और वो अपने मन में कहती है, अच्छा तो ये बात है, जेठानी जी ने इतनी बड़ी चाल खेली है मेरे साथ, और मैं तो सोच रही थी कि छोटी रसोई होने के कारण जेठानी जी रसोई में नहीं आती, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही है। ऐसा कहकर कंचन फिर से रसोई में आ जाती है और काम करने में लग जाती है। वो सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तब तक घर के सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी गीतिका भी वहां आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देखकर कहती है, अरे देवरानी जी, आज तो आपने सारा काम अकेले ही कर लिया। हाँ जेठानी जी, आप बिजी थी तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। आजकल हमारी कंचन बहू भी बहुत समझदार हो गई है, वो सारा काम संभाल लेती है। वैसे माँ, कंचन की तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। वरना मुझे तो लगा कि सारी तारीफ सिर्फ भाभी बटोर कर ले जाएंगी। भैया, वैसे मुझे लगता है कि दोनों भाभीियों में से कोई किसी से कम नहीं है। अरे अब तुम लोग तारीफ ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? चलो खाना शुरू करो, मुझे तो भूख लग रही है। सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जाते हैं। फिर गीतिका सारे बर्तन इकट्ठा करके रसोई में रख देती है और कंचन से कहती है, कंचन, मैं डाइनिंग टेबल साफ कर देती हूँ और तुम ये सारे बर्तन धोकर रसोई साफ कर देना। ऐसा कहकर गीतिका डाइनिंग टेबल साफ करती है और अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है। गीतिका को सासू माँ के कमरे में जाता देख कंचन सोचती है, जेठानी जी ने कितनी चालाकी से सारे बर्तन यहाँ रख दिए और खुद डाइनिंग टेबल साफ करके सासू माँ के कमरे में चली गई। मैं भी तो देखूं कि वो सासू माँ से क्या बात कर रही हैं। यही सोचकर कंचन अपनी सास के कमरे के बाहर छुपकर सुनने लगती है। गीतिका कह रही थी, माँ जी, देखा आपने, देवरानी जी को आए इतना समय हो गया लेकिन अभी भी वो रसोई पूरी तरह नहीं संभालती। जब तक मैं ना जाऊं तो रसोई का कोई काम ही नहीं होता। हाँ बहू, तू सही कहती, अब छोटी बहू को आए काफी दिन हो गए हैं, उसे अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए।
अब जेठानी जी की चालाकियां मुझे एक एक करके सारी समझ आ रही है। ठीक है जेठानी जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि चालाकी किसे कहते हैं। अब कंचन बाथरूम में जाती है। उसके बाद कंचन जोर जोर से चिल्लाती है। सभी लोग दौड़कर कंचन के बाथरूम के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि कंचन बाथरूम में गिरी हुई थी। शिवम उसे उठाता है और बेड पर लेटाता है। कंचन दर्द से कराहती हुई कहती है, हाय मेरा पैर, मेरे पैर में मोच आ गई, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अरे भाभी रुको, मैं आपके पैर में बाम लगा देती हूँ। अब सुमन कंचन के पैरों में बाम लगाती है। फिर कंचन कहती है, थैंक यू सुमन, अब मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिस्तर से 3-4 दिन तो नहीं उठ पाऊंगी, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं कंचन, तुम बेड पर ही आराम करो, काम की चिंता बिल्कुल मत करना, वो तो बड़ी बहू संभाल ही लेती है। हाँ माँ जी आप सही कहती हैं, भाभी के होते हुए भला मुझे काम की कैसी चिंता। ये सब देखकर गीतिका अपने मन में सोचती है, हे भगवान, देवरानी जी के पैरों में मोच आ गई, अब तो सारा का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, रसोई भी संभालनी पड़ेगी और डाइनिंग टेबल भी संभालना पड़ेगा। वैसे जेठानी जी रसोई में सारे बर्तन रखे हुए हैं और मैं धोने जा रही थी, लेकिन अब तो मेरे पैर में मोच आ गई है, इसीलिए आप सारे बर्तन धो लीजिए और रसोई भी साफ कर लीजिए। अरे हाँ बेटा, बातों बातों में मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, बहू सुबह की गाड़ी से तुम्हारी बुआ जी अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ आ रही हैं, तो उनके नाश्ते की तैयारी भी अभी से ही कर लेना। जी माँ जी। अब गीतिका रसोई में जाती है और बर्तनों को देखकर मुंह बनाते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इस ठंड में फिर ठंडे ठंडे पानी से इतने सारे बर्तन धोने पड़ेंगे, मेरी तो जान फिर से मुश्किल में पड़ गई। गीतिका नल चालू करती है और बर्तन धोना शुरू करती है। बर्तन धोते हुए वो कांप रही थी, लेकिन उसके पास काम से बचने का अब कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो सारे बर्तन धोती है। उसके बाद रसोई साफ करती है और फिर डाइनिंग टेबल साफ करके सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह 7 बजे ही वंदना गीतिका का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, गीतिका बहू, अरे ओ गीतिका बहू, तू भूल गई क्या कि कंचन बहू के पैरों में मोच आई है, जल्दी उठ जा, बुआ जी आ गई हैं। ऐसा कहकर वंदना वहां से चली जाती है। गीतिका अपने बिस्तर पर चौंक कर उठकर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि देवरानी जी के पैर में मोच आ गई, सारा काम मुझे ही करना है। अब गीतिका उठती है और हॉल में पहुंचती है, जहां बुआ जी अपने पति, बेटे, बहू और पोते के साथ बैठी हुई थी। गीतिका उनको प्रणाम करती है। तब बुआ जी कहती हैं, गीतिका बहू कैसी है? तुझसे मिले बहुत दिन हो गए, सोचा अपने परिवार के साथ जरा 2-4 दिन बहू के घर भी रह आऊं। अच्छी हूँ बुआ जी, आप लोग बैठकर बातें कीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। अब गीतिका रसोई में जाती है और अपने आप से कहती है, पहले ही घर में कम काम था, जो अब बुआ जी भी छुट्टियां मनाने यहाँ आ गई और देवरानी जी के भी पैरों में मोच आ गई, अब तो रसोई भी मुझे ही संभालनी पड़ेगी और डाइनिंग टेबल भी मुझे ही संभालना पड़ेगा। ऐसा कहकर गीतिका काम में लग जाती है। सबसे पहले वो बुआ जी और उसके परिवार के लिए ब्रेड पकौड़ी और चाय बनाती है और सारी चीजों को ले जाकर बुआ जी और उसके परिवार को दे देती है। ये देखकर बुआ जी की बहू मनीषा कहती है, भाभी ब्रेड पकौड़ों से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, वैसे मैंने सुना है कि आप वेज बिरयानी और कढ़ी बहुत अच्छे बनाते हो, तो आज प्लीज आप लोग हम लोगों के लिए लंच में वही बना दो ना। हाँ हाँ मनीषा, क्यों नहीं, जरूर। गीतिका बहू, अगर कंचन बहू के पैरों में चोट ना लगी होती तो वो भी तेरे साथ काम करवाती, लेकिन अभी तो सारा काम तुझे ही करना होगा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। और सुन बहू, कंचन बहू सुबह से भूखी होगी, तू ऐसा कर, उसे उसके कमरे में भी चाय और पकौड़े पहुंचा देना। जी माँ जी। अब गीतिका पकौड़े और चाय लेकर कंचन के कमरे में जाती है। गीतिका को देखकर कंचन कहती है, अरे जेठानी जी, आप मेरे लिए चाय और पकौड़े लेकर आई हो? तुम्हारे पैर में चोट लगी थी तो माँ जी ने कहा कि मैं नाश्ता तुम्हारे कमरे में ही पहुंचा दूं, इसीलिए मैं नाश्ता लेकर आ गई। 1 मिनट जेठानी जी, मैं जरा वॉशरूम से हाथ धोकर आ जाऊं, फिर नाश्ता करती हूँ। ऐसा ही कहकर कंचन अपने दोनों पैर जमीन पर रखती है और आराम से चलते हुए वॉशरूम में जाती है और वहां से हाथ धोकर बाहर जाती है और ब्रेड पकौड़े के खाने को लगती है और कहती है, जेठानी जी, आपने तो ब्रेड पकौड़े सचमुच बहुत अच्छे बनाए हैं, वैसे अब आपको ही बनाना है सब। कंचन को इस तरह चलता फिरता और वापस आता देखकर गीतिका बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हारे पैर तो बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई मोच नहीं है, तुम ठीक से चल भी सकती हो, इसका मतलब कि तुमने काम करने के लिए मोच का बहाना बनाया है। आप सही समझी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने बहाना बनाया था कि किचन छोटा होने का और रसोई देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम कर दिया था। कंचन, तुम ये गलत कर रही हो, मैं माँ जी से तुम्हारी शिकायत करूंगी। भाभी, आपको जो करना है कर लो, मैं तो बिस्तर से नहीं उठने वाली हूँ। अब गीतिका गुस्से से कंचन के कमरे से चली जाती है। वो हॉल में जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी जरा 1 मिनट रसोई में तो आना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वंदना गीतिका के पीछे पीछे रसोई में जाती है। तब गीतिका वंदना से कहती है, माँ जी, आपको पता है देवरानी जी के पैर में कोई मोच नहीं आई, वो चोट लगने का नाटक कर रही थी।
ये तुम क्या कह रही हो बड़ी बहू? आखिर कंचन ऐसा नाटक क्यों करेगी? इसीलिए माँ जी, ताकि उसे काम ना करना पड़े। लेकिन गीतिका, तुम तो उसके साथ बराबरी से काम करवाती हो, तो फिर भला वो ऐसा क्यों सोचेगी कि उसे काम ना करना पड़े? अगर मैंने माँ जी को ये बता दिया कि रसोई देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम कर दिया था, इसीलिए देवरानी जी ऐसी एक्टिंग कर रही, तो माँ जी मुझे ही बातें सुनाएंगी। दरअसल माँ जी, देवरानी जी बहुत आलसी हैं, शायद इसीलिए वो ऐसा कर रही हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद अपनी आंखों से चलकर देख लीजिए। ठीक है बहू, चलो। अब गीतिका वंदना को लेकर कंचन के कमरे में पहुंचती है, जहां कंचन अपने पैरों में बाम लगा रही थी और साथ में दर्द से करहा भी रही थी। वो वंदना को देखकर कहती है, अरे माँ जी, आई, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, इसीलिए बस मैं अपने पैरों में बाम लगा रही थी। कंचन, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? माँ जी को सच सच बताओ कि तुम्हारे पैर में कोई मोच नहीं आई है। ये आप क्या कह रही हैं जेठानी जी? कम से कम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। माँ जी, ये झूठ बोल रही है। बस करो गीतिका बहू, बहुत हो गया। तुम्हें काम ना करना पड़े इसलिए तुम कंचन बहू को फंसा रही हो। चलो अब जल्दी से रसोई में जाओ और खाना बनाना शुरू करो, बुआ जी को भूख लग गई होगी। अब गीतिका रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर वो डाइनिंग टेबल पर लगाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। गीतिका अपनी सास के कहने पर कंचन को रूम में ही खाना पहुंचा देती है। अगले 2 दिनों तक मेहमानों का सारा काम वो अकेले ही करती है और वो बहुत थक जाती है। गीतिका के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपने कमरे में बैठी अपने पैरों में बाम लगाते हुए अपने मन में सोचती है, ठंड के मौसम में इतना सारा काम अकेले करना कितना मुश्किल है। वैसे इसमें गलती मेरी ही है। कंचन तो हमेशा ही मेरे साथ काम करवाती थी। अगर मैंने रसोई देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम ना किया होता तो कंचन आज भी मेरे साथ सारा काम करवा रही होती। गीतिका ऐसा सोच ही रही थी कि तभी कंचन वहां आती है और कहती है, गीतिका भाभी, अब समझ में आया आपको कि अगर इस ठंड के मौसम में अकेले काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तो कितनी परेशानी होती है। हाँ कंचन, तुम सही कहती हो, इसमें गलती मेरी ही थी। दरअसल मैं घर वालों का इतना सारा काम कर करके परेशान हो गई थी और जब तुम आई तो मैं कुछ ज्यादा ही आलसी हो गई। मुझे लगा कि अब सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी चाहिए, लेकिन मैंने गलत किया। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। भाभी, आपको आपकी गलती का एहसास है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। आप चिंता मत कीजिए, अब हम दोनों बाकी का सारा काम मिलकर करेंगे। और लाइए, मैं आपके पैरों में बाम लगा देती हूँ। अब कंचन गीतिका के पैरों में बाम लगा देती है। थोड़ी देर बाद देवरानी और जेठानी दोनों रसोई में जाती हैं और सारा खाना बना लेती हैं और डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। सभी लोग जब खाना खाने आते हैं तो दोनों को साथ में काम करते हुए देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वंदना कहती है, अरे कंचन बहू, तुम्हारा पैर ठीक हो गया? माँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया है और अब मैं जेठानी जी को अकेले काम नहीं करने दूंगी, बल्कि उनके साथ खुद भी काम करवाऊंगी। लेकिन कंचन, गीतिका तो कह रही थी कि रसोई बहुत छोटी है और 2 लोग उसमें एक साथ काम नहीं कर सकते। विशाल भैया, रसोई छोटी होने से क्या होता है, दिल बड़ा होना चाहिए। अगर इंसान का दिल बड़ा हो तो सब कुछ एडजस्ट हो सकता है और मेरी जेठानी का दिल तो बहुत बड़ा है, तो फिर मैं उनके साथ थोड़ा सा एडजस्ट क्यों नहीं कर सकती? बहू, बहुत अच्छे विचार हैं तुम्हारे। भगवान तुम दोनों देवरानी जेठानी को ऐसे ही साथ साथ रखे। अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सभी मेहमानों की खूब सेवा करती हैं और उसके बाद बुआ जी अपने परिवार वालों के साथ वापस चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर साथ साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।